जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनके अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। पर ये निर्णय प्रियंका जी लेंगी, राहुल जी लेंगे, सीईसी में बातचीत होगी, सीईसी अंतिम रूप देंगे। और नितीन जी सोडून द्या भाजपा, राह उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ा परिवार तो 400 पार। आज हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि एक के बाद एक तमाम पार्टियों को एनडीए गठबंधन में शामिल करके क्या बीजेपी 400 का टारगेट आसान बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी तो जरा देखिए और समझिए, बहुत दिलचस्प है। एक तरफ जब राहुल गांधी का, अब से कुछ ही देर में 60 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, उसमें राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना तय है, तो बीजेपी ललकार रही है कि यूपी से आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों अमेठी से स्मृति ईरानी से हार जाने के बाद वहां पर हिम्मत नहीं दिखा रहे चुनावी मैदान में आने का, जबकि अभी तक कांग्रेस ने दक्षिण के राज्यों पर ही चर्चा की है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं था, तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे हो, सुप्रिया सुले हो एनसीपी की तरफ से, पृथ्वीराज चव्हाण हो कांग्रेस की तरफ से, सब कह रहे हैं कि वहां सम्मान नहीं हो रहा, इधर आ जाइए, हम आपको लड़ाएंगे चुनावी मैदान में। तो सब एक दूसरे पर डोरे डाल रहे हैं, अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नजर इस बात पर भी है कि क्या बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अटक गया है। क्या चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, दोनों एलजेपी के अलग अलग गुट, वो हाथ अमेठ रहे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटों के लिए। वहां से लेकर उत्तर प्रदेश क्या हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, बीजेडी टीडीपी क्यों है आज जरूरी, क्या 400 के टारगेट को आसान करने के लिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद राज्यसभा के बीजेपी के यहां पर पहुंच जाएंगे। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में यहां पर शामिल हो रहे हैं संजय निषाद जी, जो कि कैबिनेट मंत्री है यूपी सरकार में। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें अमेठी से भी चुनौतियां मिल रही। हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। लोगों में उत्साह है। जब मैं भी गया था अमेठी, मैं रायबरेली में भी गया हूँ, वहाँ लोगों की मांग है। पर ये निर्णय प्रियंका जी लेंगी, राहुल जी लेंगे, सीईसी में बातचीत होगी, सीईसी अंतिम रूप देंगे। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है और सोनिया गांधी राज्यसभा का चुनाव जीत चुकी, लिहाजा बीजेपी गांधी परिवार की यूपी से पलायन का आरोप भी लगा रही है। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। निश्चित तौर से राहुल प्रियंका जी के लिए वहां की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस घिर रही है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर विपक्ष बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में गडकरी को टिकट नहीं दिया, तो उद्धव ने उन्हें एमवीए में न्योता दे दिया। और नितीन जी सोडून द्या भाजपा, राह उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। नितिन गडकरी को उद्धव के न्योते पर शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस भी फौरन आगे आई। तेव्हा ते हो म्हणतात, फोटो काढतात आणि प्रत्येक मग काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, आम्ही सगळे जरी आमची वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पक्षाबरोबर असले तरी गडकरी साहेबांचा आम्ही सगळे मान सन्मान करतो। कोई भी बड़ा नेता भाजपा से अगर आना चाहता है, मोदी का विरोध करना चाहता है, तो
मेरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी उनका स्वागत करेगी। चुनाव के वक्त सियासत की दिलचस्प तस्वीरें सामने आती। महाविकास आघाड़ी नितिन गडकरी को न्योता दे रहा है तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में उठापटक है। उमर अब्दुल्ला लालू से लेकर कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं और पीडीपी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। चाहते थे कि भाई अलायंस के लोगों का, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद है, जैसा आपने कहा कि पीएचडी इकट्ठे रहे, जहां महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक साहब, तारिक आमिर साहब इकट्ठे खड़े होते थे कांग्रेस के साथ, तो एक बात बनती थी। तो अब अनफॉर्चुनेट हो गया तो क्या कर सकते। इस बीच बीजेपी ने अलायंस शॉपिंग तेज कर दी। आंध्र प्रदेश के लिए टीडीपी से बात हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात की। वहीं ओडिशा में बीजेडी को एनडीए का हिस्सा बनाने की तैयारी हो रही है। अनुरोध करूंगी, जहां तक जानकारी के हिसाब से निसंदेह भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है और किसी भी क्षण हमको इसकी सूचना मिल सकती है। जो दल का निष्पत्ति होगा, जो दल के लिए अच्छा है, ओडिशा के लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री वही काम करेंगे और हम उनके साथ तहे दिल से समर्पित भावना से उनके साथ हैं। बीजेपी सहयोगी की संख्या बढ़ाने की कवायद में जुटी है तो कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया है। वो क्या कहते थे, ये सारे पार्टी एक साथ है और मैं अकेला खड़ा हूं। अभी कहां अकेले खड़े हैं? नवीन पटनायक के पीछे भाग रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के पीछे भाग रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान का गुट बीजेपी से 6 सीटों की मांग कर रहा है। वहीं पशुपति पारस की पार्टी को भी कम से कम 5 सीटें चाहिए। सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे। अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है। सिटिंग गेटिंग गो, ये फार्मूला देश की राजनीति में अभी तक चलता आया है। हमको 5 सीटें मिलेंगी। सबको स्पष्ट है कि 2014 से ही लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती आई है और हमारा स्ट्राइक रेट 100 में 100% है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो देने वाली है और ये तय हो चुका है कि चिराग गुट को 5 सीटें दी जा सकती हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए तालियों से स्वागत कर दीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कल लेट आए हैं। सांसद जी, क्या 400 पार वाले टारगेट में थोड़ा कंफ्यूजन आ गया है, क्या असमंजस है क्या? क्योंकि पहले तो ना आपके साथ बीजेडी ना टीडीपी के साथ कोई अलायंस था, अब आप लोग ज्यादा अलायंस के पार्टनर्स खोज रहे हैं, ढूंढ कर ला रहे हैं क्योंकि 400 पार करना है। देखिए, ज्यादा साथी तब गुजरते हैं जब उन्हें लगे कि ये कारवां मंजिल तक पहुंचने वाला है और उसे पार करने वाला है। अभी जो जयराम रमेश जी बोल रहे थे तो उसे देख के मुझे याद आया कि मोदी जी के लिए कहा जा सकता है कि मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, मगर लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। चलिए, वो तुरंत क्लेम कर रहे हैं, छोटा सा उन्होंने जवाब दिया है और क्लेम कर रहे हैं कि आपको सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं नाव में। कितने बचे इधर? तीन चार टीएमसी के साथ भी लगता है कोई सीट शेयरिंग तो हो नहीं पा रही। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बस यही 3 है। उत्तर भारत की बात करें, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। 2004 में भी यही सब कहते थे। हमने कहा है कि बड़े राजनीतिक दलों का गठबंधन है, इंडिया के दलों का 38 दल है। 38 दल में से तो 9 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव ही पहले नहीं लड़ा। 25 राजनीतिक दल ऐसे जिनका प्रतिनिधित्व ही नहीं है लोकसभा में। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी ने कुंबा जोड़ा। अब महिमा मंडन कर रहे हैं। आप बात करते हैं अधिनायकवाद की। महाराष्ट्र में बैसाखियों पर है, महाराष्ट्र जैसे प्रांत में, बिहार जैसे प्रांत पर बैसाखियों में है। अभी आप देखिए कैसे उड़ीसा में जा रहे हैं कि बीजेडी हमारे साथ आ जाए, टीडीपी आंध्र प्रदेश में साथ आ जाए। तो फिर ये अधिनायकवाद कैसा? ये 400 की लड़ाई नहीं है। दिल धक धक करने लगा जब कहते अब की बार 400 पार। तो ऐसा लगता है, ऐसा ना हो कि पेट्रोल डीजल 400 पार कर दें, ऐसा ना हो दाल और तेल 400 पार कर दें। इनको जब भी प्रचंड बहुमत सत्ता का मिला है, इन्होंने दमन किया है।
तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो हमारे राजनीतिक दलों का गठबंधन है, जहां जो मजबूत है वो दृढ़ता से लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इस बात के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। बड़े प्रांतों में हमारा गठबंधन हुआ, बिहार में हमारा गठबंधन हुआ, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन हुआ है, और ये दोनों प्रांत डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां को गठबंधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत प्रभावशाली राजनीतिक दल नहीं है। दिल्ली में हमारा गठबंधन आप पार्टी से हुआ है, मगर जहां जो प्रांत में मजबूत है, चाहे वेस्ट बंगाल में ममता जी हो, चाहे पंजाब में आप हो, जो जहां मजबूत है वहां लड़े, हम भी समान रूप से साथ में लड़ेंगे, लेकिन हम लोग इंडिया का गठबंधन दल। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा सुना आपने? बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं ये अडानी, ये मोदी का परिवार, ये सब चलता नहीं है। अंजना जी वो आईना दिखा रहे हैं। अंजना जी मैं पूछता, बताइए, तो ये कह दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा जारी कर देंगे 13 मार्च को। सर्वोच्च अदालत ने कहा क्यों? क्योंकि क्विड प्रो को है, वहां पर उन कंपनियों के नाम शुमार है जिन, आप जानते हैं एनसीएलटी का एक हर्ष गोयनका जी का ट्वीट देखिएगा, देश के महान उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि एक्सचेकर का पैसा प्रधानमंत्री जी लूटा जा रहा है, 90% हेयर कट। बैंकिंग सेक्टर में हेयर कट का अर्थ है कि 10,000 करोड़ की कंपनी को 300 में सेटल कर रहे हैं। 5,38,000 करोड़ का स्कैम है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉस्टर्स को बाहर विदेश भगा दिया इन लोगों ने। 14 लाख करोड़ रुपए इस लोगों का नॉन तो ये सब मुद्दे आप राहुल जी को बताते हैं या नहीं बताते? नहीं, राहुल जी भी बोलते हैं दृढ़ता से। अडानी करते रहते हैं। कल भी कह रहे थे कि जीएसटी आप 18% देते हो शर्ट पे, अडानी जी भी 18% देते हैं, वो क्या समझा रहे हैं? ये तो मेन स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट बताई, उसने कहा कि जीएसटी गलत तरीके से लगाने से और नोटबंदी से एमएसएमई स्पॉइल हो गया। राहुल गांधी जी क्या गलत कह रहे हैं? अडानी का मुद्दा, मेरा सवाल तो समझिए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अडानी नहीं चलेगा, बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे, परिवार पर आरोप लगाना, ये सब नहीं चलेगा। ये क्या मतलब, अब तो आपका साथी आपको समझा रहा है। हिम्मत से सच को बोल दो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत रही नहीं। राहुल गांधी जी जो सच है वो देश के सामने रहेंगे। मैं कहता हूं उनका छोटा सा जवाब, बिल्कुल छोटा सा फिर सच क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हमारा तो स्टैंड था कि नहीं बताना चाहिए, इनका स्टैंड था बताना चाहिए। हमें 6,000 कुछ 100 करोड़ रुपए मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से, इनसे पूछिए 1133 करोड़ मिला है कि नहीं? तो बताइए, काहे नहीं बता रहे हैं भाई? आपका तो स्टैंड है जारी करना, आपको मिला आप तो बता दो। अरे आप जैसे कोई कहे किसी के बैंक अकाउंट में कितना खाता है, बैंक नहीं बता रहा, मैं तो बता दूं मेरे बैंक अकाउंट में कितना खाता है। ये है, इसीलिए आपकी नियत। सर अपने जवाब ले लूंगा सर अपने पे। और जहां तक इनका कहना है तो भाई अगर 1,133 करोड़ इनको मिला है, 6,000 कुछ 100 करोड़ हमको मिला है, तो भाई कांग्रेस से 6 गुनी हैसियत तो भाजपा की है ना। 552 into 6 के बाद 300 आता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, मगर यही स्टैंड होता है कि खूब चिल्लाना है और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा भी लेना है, फिर कहना है एसबीआई बताए मगर मैं नहीं बताऊंगा। इसी कारण से राहुल गांधी जी के बारे में जो संज्ञा दी गई थी, वो संज्ञा जो है वो ये ना समझे कि पूरी देश की जनता वही संज्ञा समझती है, और इसी कारण यह स्थिति होती है। अब इसका जवाब बहुत जरूरी, ठीक है, एक जवाब दे दीजिए फिर आगे। पूरी बात। मैं बहुत विद्वान मित्र हैं मेरे, इनकी विज्ञता का मैं कायल हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि या तो अज्ञानतावश ये बोल रहे हैं या इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। किसी राजनीतिक दल को ये नहीं पता है, सिर्फ सरकार को पता है कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई जारी करता है, जिसकी जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती है, जो सरकार को तो पता होती है लेकिन किसी राजनीतिक दल को पता नहीं होती। इसलिए ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस, ये दायित्व है एसबीआई का, ये दायित्व है सरकार का। सरकार क्यों नहीं बताना चाहती? सरकार इसलिए नहीं बताना चाहती है कि बहुत सारे काले कारनामे करने वाली और शेल कंपनियों का चंदा है। हम चाहते थे 13 मार्च को वो राज फाश हो जाए, मगर ये कहा गया कि आज नहीं साहब, चुनाव के बाद वो जानकारी दी जाएगी, इसलिए संदेह होता है। और संदेह नहीं, उस बात की पुष्टि आज नहीं तो कल होगी कि क्या काले कारनामे। अद्भुत उदाहरण देते हैं भाई, खुद 1,133 करोड़ लेके बैठे हो, कह रहे हैं काले कारोबार करने वाली कंपनियों का चंदा है। भाई आपको मना कर देना चाहिए था, नहीं लेंगे। ठीक वही है, अडानी चिल्लाते थे, और सबसे बड़ा 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था राजस्थान में। माइनिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 13,000 करोड़ का दिया था। केरल में सबसे बड़ा इन्होंने शिपिंग का प्रोजेक्ट दिया था। यही है दिल्ली में आके हल्ला मचाना है, और हकीकत में जो है नितिन गडकरी पे डोरे डाल रहे हैं, कह रहे हैं पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप आइए इधर, हम आपको चुनाव लड़ाते हैं। सबसे बड़े महाराष्ट्र के नेता सुप्रिया सुले उन्हें बता रही है, पृथ्वीराज चव्हाण भी कह रहे हैं इधर आ जाइए। 4 घंटे मीटिंग चलने के बाद बहुजन विकास अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर जी ने क्या बोला बाहर आके, अरे भाई महाराष्ट्र की तो हमारी कोई सीट अनाउंस ही नहीं हुई। जब महाराष्ट्र में गठबंधन अनाउंस हो जाएगा उसके बाद होगा, मगर इनके सामने तो समस्या क्या है, इनका तो गठबंधन बड़ा बेहतरीन है। सुनिए, इन्होंने भी उदाहरण दिया कि अलग अलग राज्य के हिसाब से लड़ते हैं। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है, और पंजाब में लड़ाई है, फ्रेंडली फाइट है। अब आइए केरल, तो और भी अद्भुत है।
मतलब रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस उस पार्टी के खिलाफ गठबंधन किए हुए जिसका एक भी सांसद नहीं है भाजपा के खिलाफ। मतलब गजब आपने उदाहरण दिया हुआ है इंडी गठबंधन का। इस पे मुझे वो पंक्ति याद आती है कि जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस पे केरल में और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे पंजाब और दिल्ली में लागू होता है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। यही अरे निशाद जी की बारी आने दीजिएगा। एक सेकंड बस, वैसे ही वो मोक्ष मुद्रा में एकदम मुद्रा में एकदम देखिए खुश है। ऐसे ऐसे इशारा 10 सेकंड में लेना चाहता हूं। महाराष्ट्र का गठबंधन कितना खूबसूरत, गोली मार गालीबाज। वह देख लीजिए, विधायक थाने में जाकर भारतीय जनता पार्टी के गोली मारते हैं और कहते हैं ये जो मुख्यमंत्री है इसकी सत्ता की सरपरस्ती में सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। और गठबंधन आ जाइए बिहार में, रद्दी माल ये कहते थे जिस नितिन गडकरी को क्यों बुला रहे हैं ये बताइए जी। नितिन गडकरी को क्यों बुला रहे हैं? नितिन गडकरी क्यों डोरे डाला है? नितिन गडकरी जी जैसे वो तो हमने 2013 में ही अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि कुछ लोग हैं जो निजी हित साधने को आए हैं। अब नितिन गडकरी जी की प्रसिद्धि बर्दाश्त नहीं होती इनके नेतृत्व को, इसलिए वो नहीं चाहते नितिन गडकरी जी को। मैं 2004 में भी 2004 में भी यही कहते थे, लेफ्ट की पार्टियों के साथ हमारा जहां सरकार थी वहां पर वेस्ट बंगाल में, वहां पर केरला में, त्रिपुरा में गठबंधन नहीं हुआ था, उन्होंने आंध्रा में किया था। उत्तर प्रदेश में हमारा समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ था। हम अटल बिहारी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी को हमने हराया और 335 सीटों का गठबंधन बना जिसने 10 साल तक अधिकार भारत को संपन्न किया। नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया है ना। नितिन नहीं, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, राष्ट्रीय जल मार्ग बन गया है, सुनिए सागरमाला भारत योजना बन गई है, खूब सारे ट्राइब। अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई। नहीं देखिए आप सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, ठाकरे पल पल परिवर्तित प्रगति तो सब डिबेट में नहीं आप लोग। पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कहा है, मुकरिएगा मत, पृथ्वीराज चव्हाण भी कह रहे कि आ जाइए। तो दुश्मन का दुश्मन अरे अपने नेता तो संभल नहीं रहे सर आपसे। नहीं हमने कहा अपने नेता तो संभल नहीं रहे। कभी अशोक चव्हाण जी चले जाते हैं, दरारे और मिलिंद देवड़ा वहां से चले गए। हमने तो हमारे सारे राजनीतिक दलों का गठबंधन परिपक्वता से, देखिए बड़े बड़े राजनीतिक संजय जी आप गठबंधन के साथी हैं इनके साथ उत्तर प्रदेश में। ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग अभी तक देखिए ना बिहार में हो पाई है ना उत्तर प्रदेश में अभी तक अनाउंसमेंट हो पाया है, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है क्या? कोई पेंच नहीं फंसता है हमारे एनडीए में। आसानी से गृह मंत्री बुलाते हैं और बैठक करते हैं और जीत के समीकरण को तय करने में जो समय लगता है क्योंकि परिस्थिति राजनीति में हमेशा बदलती रहती है। तो अंतिम अवस्था में जिस तरीके से हम लोगों ने, आपने देखा होगा सीट शेयरिंग 2022 का, मैं इनको बता दूं कि लास्ट आवर में हमें बुलाया गया और 11 सीटें हमने हारी हुई ली थी भारतीय जनता पार्टी से और उसमें 9 सीटें जीत कराई थी। 2 केवल 1000-1500 वोट से हारे थे और 5 सीटें उनसे ली थी, उनके सिंबल पर मैंने 11 सीटें जीती। तो जीत के समीकरण के लिए हम लोगों की सीट शेयरिंग में थोड़ा वेट होता है, लेकिन जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नड्डा साहब कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं और जिस नाव पर निषाद सवार हो जाते हैं उसे पार करके दिखाते हैं। उसे तो भगवान भी तर जाते हैं। तो इसलिए सीट शेयरिंग का कोई लफड़ा नहीं है। भगवान की बात मत करिए। देखिए ये सब तो हो गई मीठी मीठी बात, अब बताइए जरा अंदर की बात। बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है भाई, तो इनका रवैया मीटिंग में कैसा रहता है? सीट शेयरिंग पर जब बात होती है कैसा रवैया रहता है? निश्चित रूप डरिएगा मत। नहीं, डरने की बात नहीं है। निश्चित रूप से जब मीटिंग का दौर चलता है तो सीट शेयरिंग में तो अपनी बात तो रखनी पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी से बात कहना पड़ता है कि हम जो कह रहे हैं उसको निचले स्तर पर जांच करा लीजिए, जब सही होगा दूसरी बैठक में उसे फाइनल कर दीजिए। पता चलता है कि दूसरी बैठक में पता चल जाता है कि जो हम कहते हो सही है, इसलिए वो सीट हमें दे देते हैं। निश्चित रूप से इसीलिए मैं इनके दीदी हैं कि बस खाली एक चीज का इंतजार है उत्तर प्रदेश में कि 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी और अमेठी रायबरेली भी सब कुछ वहाँ जहाँ भी है निश्चित रूप से 2.5 से 3 लाख वोट कश्यप कहार, धीवर, रैकवार, बाटम, तुरैया, केवट मल्ला, बिंद कश्यप कहार का है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था। दुर्भाग्यवश पीएम तो कहते हैं हम कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते, आप दुर्भाग्यवश देश में कांग्रेस की सरकार आ गई और इन लोगों ने कांग्रेस और सपा बसपा से इन निषादों को लड़ना पड़ा और लड़के ने हटाना पड़ा और हटाकर अपनी सरकार लाके नीतियां बनाकर निषादों के लिए। अब कहना नहीं, इनकी सरकार थी 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था मत्स्य विकास के लिए, एक पैसा भी नहीं पड़ता है। और मोदी जी से 6 साल के अंदर 41,500 नेता है। मैं कहता हूँ मैं तो अपनी
मैं तो अपनी जातियों का राजनीति करता सीट हूँ। मांगते हैं वो मिलता है, पैसा मांगते हैं वो मिलता है। नहीं, पैसा हम कहते हैं नीति बनाने के लिए पैसा अगर समाज को नहीं मिलेगा तो उसका विकास कैसे होगा? नीतियों से विकास होता। हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन निषाद पार्टी के सिंबल से अलॉट कर देगी कि हाँ लड़ना निषाद पर, तो जितने निषाद हैं, निषाद कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश में के साथ साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ भी निषाद एक मुश्त तोड़ देकर वो जो हमारी जातियां हैं उनको देखिए, मोदी जी ने जो काम किया जो 60 साल में कभी नहीं हुआ था, जो मछुआरा समाज है, इवन ये समझिए उनको किसान का भी दर्जा दिया, वो किसान क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, वो उसमें लोन भी ले सकते हैं। अन्यथा जो दूध वाले किसान हैं, जो मछली पकड़ने वाले किसान हैं, उनको तो कभी किसान माना ही नहीं जाता था। तो इसलिए उसको एक व्यापक स्वरूप दिया है समाज के व्यापक हित में। और जो इन्होंने बात कही, अंजना जी, वही बताना चाहता हूं, मैं भी एक दौर में पार्टी के अंदरूनी प्रक्रियाओं में काफी अंदर तक इन्वॉल्व रहा हूं। मुझे पता है कि किस ढंग से बैठ के बात होती। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मैं एक राज्य का सह प्रभारी था। जब वो विषय आता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, अपनी मीटिंग रखते हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है इसको वेरीफाई करिए, फिर जो सीट रह जाती है उसको फिर दोबारा उस पर सर्वे करने और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद उस समय गृह मंत्री जी अध्यक्ष थे 2019 में, फिर बैठ के बात होती है। जब ऑलमोस्ट सब कुछ तय हो जाता था, तब विषय चुनाव समिति के अंदर जाता था। तो 2-3 राउंड की टॉक के बाद सारी बात होती है। सवाल तो सुनिए, इनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे हैं इनको जरूरत क्या है? इनको तो वाकई जरूरत नहीं। 303 पिछली बार लाए थे, तो ये तो वहां से शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड, एक वक्त पर बीजेपी को राजनीतिक रूप से अछूत पार्टी माना जाता था, सब दूर रहते थे, सांप्रदायिक कहते थे आप लोग और वजह से दूर। अब हर पार्टी देश में उनके साथ गठबंधन करे, बीजेडी के साथ अलायंस। इसकी गंभीरता समझिए। टीडीपी तो पहले भी रह चुकी है। अब ऐसे में आप अपना कुनबा क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? जो सब आए थे मंच पे वो भी एक एक करके छिटक रहे हैं। देखिए, जो साथ इस क्वेश्चन को तो एड्रेस कीजिए। जो साथ आ रहे हैं वो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लिया है, जो नुकसान नीतीश कुमार को लेने से हुआ है, वही नुकसान में अभी 2 दिन पहले भुवनेश्वर से आया। बीजेडी किस डर से आ रही है, आप ये बताइए। मैं बता रहा हूं ना आपको। वहां तो मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट पूरा स्टेट जानता है डिफंक्ट है। सत्ता का यार और पुराना प्यार चला रहे हैं, ये पूरा उड़ीसा जानता है। एक ब्यूरोक्रेट चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी पीछे से चला रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता से चुनकर आते हैं या किसी के आशीर्वाद से? आप देख रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं जो बिहार में हर्ष इनका होगा वो उड़ीसा में होगा। मैं निषाद साहब से सिर्फ सवाल करना चाहता हूं। निषाद साहब, आपने 17 जातियों के लिए मांग की थी और एक बड़ा रैली भी बुलाई थी और कहा था कि अमित शाह साहब घोषणा करने वाले वो अति पिछड़े से एससी में आ जाएंगी। क्या वो आ गई एससी में? आज बताइए। आपने केवटों का जिक्र किया, क्या केवटों की नदी के किनारे तोड़कर जो रेत का अवैध उत्खनन करते थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रश्न नहीं दिया? आपने भी प्रश्न खड़ा किया। जवाब दीजिए, संजय जी दे रहे हैं। और आखिरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए आपका स्टैंड वो बरकरार है जो आपने बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हुए? वो मैं पूछना चाहता हूं। मैं आपका जवाब उसी लहजे में दूंगा कि देश संविधान से चलता है और संविधान बनाने में निषादों की बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे 1857 की लड़ाई, 12 अक्टूबर 1871 में क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। अंग्रेजों ने कहा था डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, और बदमाश का बेटा बदमाश है। कतली है निषाद। ये चूंकि तब रोड नहीं था, ये हाईवे नहीं था, नदियों से आते जाते थे। हमारे लोगों ने अंग्रेजों को मार मार के काट के इस देश को आजाद कराया। क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गया। सुनिए, पूरा सुनिए ना, पूरा सुनिए। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ। देश जब आजाद हुआ उस समय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 अंथा सेमेनगार कमेटी की अध्यक्षता में बनी। उसने रिपोर्ट दिया कि 578 जातियां इस देश को आजाद कराने वाली, जिसको अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है। इन्होंने उस कमेटी के रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। जब मैं जगाना शुरू किया तो कांग्रेस को हमारे इस 578 जातियों ने जब जाना कि कांग्रेस का कितना काला चरित्र है, उनको कूड़ेदान में। पूरा बात सुन लीजिए, पूरा बात सुनिए, पूरा बात सुन। वही जनगणना मना कर रहे हैं, चाहते हैं जातिगत जनगणना। वहीं जा रहा हूं। देश आजाद हुआ 1950 में। सेकंड इंडिया एक्ट बना 1935-36 में। अनुसूचित जाति की सूची बनी। उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये ग्रुप ऑफ कास्ट बना। देश तो आजाद हो गया 1950 में। संविधान बन गया। संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से एक नोटिफिकेशन मंगाया गया था कि कौन सी जातियां सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं ड्यू टू द हिस्टोरिकल जो है अनटचबिलिटी से। उसमें लेदरमैन भी आ गया। हम मझवार, गांव, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से उत्तर प्रदेश में आ गए। पूरे देश के मछुआरे लेदरमैन के, वाशरमैन के, फिशरमैन के रूप से इंक्लूड हो गए।
75/4/1950 वो फाइल का नाम है। 1912 तक तो थे, हमारी गिनती 1961 में 70 लाख थी। इनकी सरकार थी, हमारे उपजातियों को किस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति में डाल दिया। जब हम केवट मल्लाह को राष्ट्रपति ने गिन दिया मझवार में तो 70 लाख से ये घटा के 7,000 कर दिए। तो जब हमारे उस फाइल को जब मैंने आरटीआई में मांगा तो आरटीआई में पता चला, गृह मंत्री गए उत्तर प्रदेश में, माननीय मोदी जी, उसको उसी पाता हूं, माननीय योगी जी ने पत्र लिखा, प्रस्ताव भेज दिया था अखिलेश यादव की सरकार तो होने दे। अखिलेश आप भूल गए, मैंने भूला, पहुंच रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ 17 भूल गए। मैं कभी बोला नहीं आपको, मैं कह रहा हूँ कि जब वो प्रस्ताव भेजा माननीय योगी जी को, मैंने पत्र दिया कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात का हकदार, मेरी गिनती 1961 में हुई, ये मारने वाली पार्टियों को हमने मरवा दिया, हटा दिया है और हमारी गिनती 7,000 कर दिया और हमारा मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अखिलेश जी ने हमें लटकू राम बना के रखा। ये 17 पिछड़ी जाति को पिछड़ी से निकालते थे, बसपा स्टे लेती थी। हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये मामला उत्तर प्रदेश का नहीं बनता है और ऐसे लोग मूर्ख न बनाए जा सकते। आप गदगद हैं, मौजूदा वक्त में गदगद हैं। ये जाति दिल्ली में लोकसभा के रिकॉर्ड का जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट आई थी और हमने एक मिनट रह गया है। थोड़ा लंबा जल्दी आरटीआई में पता चल गया कि 2012 में इनकी सरकार थी, वो फाइल ही होम मिनिस्ट्री से गायब कर दिया। अब है ही नहीं, उन्होंने कहा खोजा नहीं जा। मेरे पास एविडेंस नहीं था, मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, आरजीआई से लिखवाया, केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार है। हमारी सरकार इस पे पहल कर रही है, आपकी सरकार फाइल गायब कराती है आरक्षण की। किस मुंह से आप कह रहे हैं? 2-3 अब सवाल एक सेकंड प्लीज। सर 2019 में इलेक्शन से पहले देखा गया था कि एक मूवी आई थी उरी। अभी 2024 के इलेक्शन से पहले भी एक मूवी आई है आर्टिकल 370। इसमें जो कंटेंट दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा ही एक पॉलिटिकल पार्टी के साइड है, लाइक बायस है। सो क्या ये ऑडियंस को और पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए ये टाइमिंग है मूवी? आपको लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी ने ये मूवी बनवाई है? मैं आप उन्हीं से पूछ रही हैं। हाँ जी, बट मैं आपका सवाल डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए किसके लिए है? मेरा सवाल इन जनरल डायरेक्टर या बीजेपी के लिए है। आप मैनिपुलेट करके क्या ये कर रहे हैं? देखिए, जो आर्टिकल 370 मूवी अगर जाके देखिएगा उसमें एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं दिखाया गया है। अगर आपको लगता बायस्ड है तो उसमें तो ये हकीकत बताई गई है बायस्ड है कि वो पॉइंट नंबर डी गायब, मतलब अभी इन्होंने फाइल बताया, संविधान का अनुच्छेद गायब। और मैं सब बच्चों से कहता हूं जाके चेक करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर संसद में पारित हुए पास हो सकता है? 35 एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से पारित हो गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं। और वैसे मैं एक बात बताऊं, अब तो मूवी सब आप ही बनवा रहे हैं। नहीं सुनिए, तो ये तो इनका आरोप है, मगर अब तो जो क्लासिफाइड, देखिए क्या होता है कि जो फॉरेन में इंटेलिजेंस एजेंसीज की फाइल्स हैं वो 40-40 साल के बाद, 33 साल के बाद क्लासिफाइड हो जाती हैं। अब तो बात आ रही है कि वो रिचर्ड एटनबरो की गांधी को इंदिरा गांधी की सरकार ने फंड किया था। अरे सुधांशु जी, अब तो ये बात बाहर आ रही है ना। सांसद होके गलत तो तथ्य मत रखिए। आर्टिकल 370 अगला सवाल ले लेते हैं। वो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अमेंड हुए सारे। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन अभय सर से है। अभय जी आपसे सवाल है। आपने पिछले ऑर्डर के इन जातियों को ओबीसी में कैसे डाल दिया गया जब एक बार राष्ट्रपति? सर अभी आएंगे उस पर आएंगे, रुकिए। नहीं, बहुत सही बात। मेरा क्वेश्चन अभय सर से है। सर आपने पिछले दिनों इंडिया अलायंस बनाई थी एनडीए से टक्कर लेने के लिए, बट जब से हम देख रहे हैं कि आपने अपने बड़े 2 स्टेट इलेक्शन आप हार चुके हैं, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के, तो और बीजेपी कह रही है कि वो इस बार 400 पार कर देगी, जो लग भी रहा है काफी हद तक। तो क्या आपकी क्या प्लानिंग है और राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? देखिए, कर्नाटक हम जीते भी थे, हिमाचल प्रदेश हम जीते भी थे। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के दरवाजे से बिल्कुल तरह बाहर है और साफ है। पूछ रहे राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं? आज की डेट में दक्षिण ये जो हमारे ज्यादा आपके राहुल गांधी जी लड़ेंगे, बीजेपी ललकार रही है बार-बार। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि जो छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी की है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, अंदर खाने में बहुत दिक्कत है। खुद संजय निषाद जी जब ये कह दे कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहता हूं, संजय निषाद जी ने ये बात छुपाई। संजय निषाद जी को बार-बार थोड़ा तो सवाल का जवाब चाहते हैं, जिस पर बीजेपी घेर रही है कि यूपी से कांग्रेस पलायन कर रही है, अमेठी क्यों नहीं कमिट कर रही, रायबरेली क्यों नहीं कमिट कर रही है? स्मृति ईरानी जी की बाइट बताई, उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी अभी आपने? उन्होंने स्मृति जी के एक चेहरे पर शिकन क्या? फिर आप सवाल का जवाब नहीं छोड़े ना स्मृति ईरानी को। वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं या नहीं? देखिए, तो पार्टी हमारे सीईसी इसका फैसला, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अकेले लड़कर बताएं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन। अरे साहब, इतने प्रचंड बहुमत
बहुमत की सरकार है, फिर क्यों डरती हैं आप? जो फैसला होगा वो अच्छा होगा और उत्तर प्रदेश इतिहास लिखा जाएगा इस बार जब टिकट अनाउंस। अच्छा, ये संजय जी एक जवाब दीजिए, छोटा जवाब दीजिएगा, बहुत लंबा बोलते हैं। कमल, क्या ये दबाव है कि आप लोग कमल सिंबल पे लड़िए या आप चाहते हैं कि आप अपने सिंबल पे चुनाव में लड़ें? हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अभी तो होने दीजिए घोषणा। हाँ। वो तो हम लोग जीत के लिए आए हम लोग, और जब से निषाद पार्टी आई है तो कांग्रेस साफ हो गई और सपा हाफ हो गई। बीजेपी कई जगह फॉर्मूला दे रही है कि उम्मीदवार आपके हो लेकिन सिंबल कमल का हो। निश्चित रूप से नहीं, वो तो उस समय हम 23 दिन रह गया था लास्ट में। 8 सीटें थी जब इन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें लिया था। वो 8 सीटें हमें सिंबल से लड़ने के लिए मिला था, लेकिन हारने के लिए पार्टी थोड़ी बनाई, जीतने के लिए बनाई है। इसलिए इंजीनियर प्रवीण निषाद को तो ये फॉर्मूला आपको कबूल है कि मतलब आपका उम्मीदवार हो, बीजेपी के सिंबल पे भी लड़ना हो तो आप नहीं, उस समय के लिए था। अभी देखे 2022 में हमने 6 सीटें निषाद पार्टी के सिंबल से जीत के, और फिर भी निषाद पार्टी अपने सिंबल से लोकसभा में बताइए ना साफ आएगी। अभी तो मैं बातचीत क्या आएगी? अभी तो हमारी बातचीत गृह मंत्री के साथ बैठे। उम्मीदवार आपका और कमल छाप नहीं, वो तो प्रवीण जी परिवार हमारे परिवार के भाजपा के हैं, तब भी सिंबल से उनके थे, आज भी हैं। अभी निषाद पार्टी जिस दिन बैठक होगी उस दिन उस निषाद पार्टी घोषणा होगी। आपके मन में क्या चल रहा है? आप ही तो सर्वा हैं। नहीं, हम तो अपने पार्टी के भाई, हम तो अनुशासित सिपाही हैं। ऐसे थोड़ी है अपने से घोषणा कर देंगे कि हमारे वहां लड़ेंगे। लेकिन तैयार है ऐसा लग रहा है, मतलब आपका उम्मीदवार हो, कमल का भी सिंबल हो, हमारे जीतना है तो भाई मैं तो संतुष्ट हूँ। हमारी अनुशासित सिपाही, हमारे कार्यकर्ता, मेरा समाज तब संतुष्ट होगा जब निषाद पार्टी के सिंबल से उसे एक सीट मिलेगी और उस पर हम लोग लड़ेंगे। देखिएगा, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी देखेगी और एक सीट निश्चित रूप से कहीं भी हारी भी मिलेगी, उसको जीत में बदलने के लिए डॉक्टर शांत तैयार आते हैं और देखिएगा जिता के लाऊंगा। और निषाद पार्टी का सिंबल लोकसभा में आएगा, पूरा विश्वास में दिलाता हूँ। चलिए, अब सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखा जाएगा, नहीं इतिहास लिख दिया गया। 2019 के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के युवराज चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही राहुल गांधी जी की माताजी आदरणीय सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने चुनाव लड़ने की मना करके जाकर राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भर दिया। अब यह दर्शाता है कि शीर्ष नेतृत्व को इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं। जबकि मैं एक खास बात बता दूं, पिछले लोकसभा चुनाव में रायबरेली भी इस बार जीत जाएंगे। आप मेरी बात तो सुनिए, आप इनसे पूछ रही थी सिंबल की बात। हाँ। साहब, पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने सिर्फ 2 ही सीटों पर कांग्रेस का समर्थन किया था, अमेठी और रायबरेली। कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। उसके बावजूद राहुल गांधी अमेठी हार गए और सोनिया गांधी जी 1 लाख कुछ हजार से जीती, जो उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर की सबसे छोटी लड़ाई है। वो समझिए, अब सपा से गठबंधन करने के बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये कांग्रेस के ऊपर ही नहीं, सपा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। कहावत है ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो वायनाड की ओर चले। पर अभी तो यूपी का अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा ना सर। हम एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है 60 उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स उनके खड़े होंगे चुनावी मैदान में, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, दक्षिण के ज्यादातर राज्य हैं, उसका ऐलान किया जाएगा। अच्छा, दक्षिण में बड़ी मजेदार बात है। आज पिनारी विजयन जी का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी मोदी जी की क्यों तारीफ कर रहे हैं, और मजे की बात है वायनाड में भी कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया है। मतलब पता नहीं क्या जा रहा। राहुल गांधी जी जाते हैं, कुछ ना कुछ समस्या ही लेके आते हैं। अच्छा खासा केरल में मामला चल रहा था तो वहां भी जाके कुछ बच्चन फंस गया। ठीक नहीं है, पर्सनल अटैक करते हैं। नहीं, पर्सनल अटैक नहीं है। नहीं है, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं। डरे हुए और आश्वस्त नहीं होते, फिर अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल संजय सर से है। नीतीश, आपकी जो सरकार है कभी इधर आती है कभी उधर आती है, मतलब ये जेडीयू वाले नहीं है तो गलत पड़ जाएगा आपका सवाल। लेकिन वो तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए ना। ये गले क्यों लगाते रहते हैं बार बार नीतीश बाबू को, है ना? हाँ, मतलब ये क्या अपनी पार्टी का उनका कोई स्टैंड नहीं है? कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी आपके इधर आते हैं। इनको भी तो पूछिए जो गले लगाते रहते हैं। आप भी तो है, मतलब इधर कभी आप भी तो नहीं रहते हैं ना। सुनिए, 1995 से 2024 तक के 29 साल में मत कोशिश कीजिए। अरे मत कोशिश समझेगा। अरे सुनिए तो मेरी पूरी बात। 29 साल में सिर्फ 2 बार वो हमसे अलग होके गए, 1-1, 1.5 साल के लिए। 29 साल में 2 ही बार बेवफा हुआ। 29 साल में 26 साल हमारे रहे। और जो हमारे यहाँ से जाता है, हमारे यहाँ भी बहुत से पार्टी के नेता भी मंच से हंस रहे थे। फिर सुनिए वो क्या कहता है, कह रहे थे। फिर सुनिए, जानते हो क्या कहता है? हमारे यहाँ से चला जाता है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आओ। अच्छा, आप चलिए, आपका 2-3 सवाल जल्दी। मेरा जो सवाल है वो अवैध उबेसी से है। जैसे कि 2014 में जो हमारा जीडीपी का 2% खर्चा होता था एजुकेशनल सेक्टर पे, 2%।
मगर बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद वो 5% तक जा चुका है। अच्छा, ये आपका इस पे क्या कहना है? बेटा देखो, तुमको गुस्से से देख रहे हैं। हाँ नहीं, मैं गुस्से से नहीं, दया इस बात की मुझे है बेटा। 57 लाख अकेले उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा में बच्चे बैठे थे। 28 परीक्षाओं में हरियाणा में घोटाला हुआ है। 2015 से गुजरात की एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें स्कैम नहीं हुआ है। असली चिंता उस बात पर करनी चाहिए तुमको, शिक्षा का बजट, सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में पद खाली है जितने केंद्र सरकार के। ठीक है, 2-3 छोटे-छोटे सवाल पूछेगा। मेरा सवाल अपोजिशन पार्टी से है, राहुल गांधी का क्या विजन? जैसे मोदी जी का एक विजन है देश को लेकर, तो आपकी पार्टी का क्या विजन है? राहुल गांधी जी का विजन है कि पहली नौकरी पक्की, सुन लीजिए, पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए तक अप्रेंटिस। पूछ रही है कब तक? वो सरकार, हमने जो सरकार में आके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेटा। तो पहली नौकरी तो 1 लाख रुपए तक। अच्छा, कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स, एक बार हाथ फिर से लॉन्ग शॉट दिखा दीजिए एक बार जरा। फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? ये 18वीं लोकसभा के वोटर फर्स्ट टाइम वोटर्स होने के बाद पहली बार इसको सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, हमने तो देखिए, हमने जो कहा है वो किया है। इसके पहले अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद रखी थी। आज हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं देश के युवाओं से कि 5,000 रुपए हम जो स्टार्टअप होगा 40 साल तक के युवाओं के लिए, 30 लाख सरकारी पद हम भरेंगे जो खाली रख रखे हैं इन लोगों ने। हमने युवाओं को गारंटी दी है, हमने किसान के समर्थन मूल्य की गारंटी दी है, किसान न्याय, हमने जाति जनगणना, जितनी आबादी उतना हक की गारंटी दी है। ये जाति जनगणना कर्नाटक में क्यों नहीं हो रही? निषाद साहब बोलना नहीं चाहते। अरे सेंसस केंद्र सरकार बिहार में कैसे हो गई? का अधिकार है। बिहार में कैसे हो गई? एक मिनट, आप सांसद होकर कैसी? इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक में कहता है करा के दिखाओ जाति जनगणना। अच्छा, आपने पूछा, बोलिए, डीके शिवकुमार ने सड़क पे आने का विरोध किया है। 1 सेकंड सुन लीजिए, बोलिए। सेंसस जो है आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 केंद्र सरकार का अधिकार है। ये शपथ पत्र दिया, वो जातिगत जनगणना नहीं है साहब, वो सर्वे है। तो सर्वे करा दीजिए कर्नाटक में और हिमाचल में। ऑर्डर कर दिए साहब, हमने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, ऑर्डर सुनिए, आप बात व्यर्थ की मत। संजय जी को बड़ा मजा आ रहा है, एक बार इनका चेहरा दिखाइए। संजय जी को बड़ा मजा आ रहा है। संजय जी सोच रहे हैं जो रोड पर पाइपलाइन में, सड़क पर है, इनको नहीं पता, उनको नहीं पता। जो देश की आजाद कराने वाली जातियां कहाँ गिनी जाएंगी, उनकी विसंगति तो दूर हो। ये कांग्रेस ने जो सेंसस में क्या विचार है आपका? मैं कह रहा हूँ सेंसस होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में ये जातियों की विसंगति, मैं पहला नेता हूँ, मैंने कहा जब इनकी जाति जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ विसंगति दूर हो कि निषाद 18% आबादी निषाद कहाँ गिना जाएगा, पिछड़ी में गिना जाएगा कि अनुसूचित में गिना जाएगा, कि पूरे देश में अनुसूचित में है। 2-3 सवाल और मुझे लेने दीजिए, छोटे-छोटे। मेरा अभय जी से सवाल है कि अभय जी सुनिए, 2024 में मोदी जी का एक मिशन तो क्लियर है, गांधी परिवार मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। अगर वो हारेगी जब भी बीच में रहेगी और जीतेगी जब भी बीच में रहेगी। लेकिन अन्य दलों से ये है कि वो बीच में ही नहीं रहते। अगर आप मेहनत तो करो, वोट तो जब भी मिलेंगे। और ये सवाल सीधा अमेठी के लिए सही बैठता है। राहुल गांधी कितनी बार गए 5 सालों में? भारत जोड़ो यात्रा अभी अमेठी से हम होकर आए। दूसरी बात, मोदी जी का मिशन नहीं है गांधी मुक्त, उनका मिशन है प्रजातंत्र मुक्त भारत। हम चाहते कि मोदी जी मिशन इस बात का संकल्प ले कि महंगाई मुक्त भारत हो जाए, मोदी जी इस बात का संकल्प ले कि बेरोजगारी मुक्त भारत हो जाए। मैं संजय निषाद साहब से पूरे हाउस को एक प्रश्न पूछना चाहिए। 1 सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण है कि राम जी पर आपने जो बयान दिया था उस पर कायम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर संजय निषाद साहब आपने बयान दिया था, तो याद आते निषाद है कि इलेक्शन आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कौशल्या और दशरथ पर जो आपने आरोप लगाया था उस पर कायम है कि नहीं है, ये बता दीजिए। मंत्री जी भगवान राम पर वो बयान पर पूछ रहे हैं। उसका बयान मैंने उसी समय चैनल पर दे दिया था, और इन लोगों ने तो भगवान राम का नाम लेना तक माफी मांग ली थी, नाम लेना तक गुनाह समझा था, पूरा ताला बंद किया था, जाते नहीं थे भगवान राम के पास। और आज में लाखों भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लगा दिया, और निषाद राज का भी वहां। देखिए बच्चे बहुत देर से खड़े हैं, इन लोगों को सवाल होने दीजिए। छत्तीसगढ़ में एक नई योजना लाई गई है, धन बोनस योजना। तो फिर क्या इससे फार्मर्स के लिए है ये, तो क्या उससे फार्मर्स को हमें प्रेसिडेंस देंगे या फिर उससे फिर से कोई प्रोटेस्ट की प्रायोरिटी देंगे? अभय जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला ये कि जैसा मैम ने भी पहले मेंशन किया कि कांग्रेस का और आपका ही क्लैश है पंजाब जैसे स्टेट में, और दूसरी जगह वो लोग एक नेशनल अलायंस बना रहे हैं।
तो ये कौन सा माइंडसेट है कि क्या आप इसको दोगलापन नहीं कहेंगे या इसको टू सेट माइंडसेट नहीं कहेंगे, या फिर इसके अलावा जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या राहुल गांधी जी के लिए या इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सिर्फ केरला और तमिलनाडु तक इंडिया सीमित है, क्योंकि वो यूपी और बाकी स्टेट्स, नॉर्थ स्टेट्स की तो डेवलपमेंट की बात कभी करते ही नहीं। दिस इज द परसेप्शन यू हैव टू फाइट। आप सुनिए इनको। ये मेरा सवाल है कि चाहे कोई भी सरकार हो, वो कहती है कि वो बेरोजगारी पे काम करेगी, लेकिन फिर भी बिहार के छोटे छोटे शहरों में, जहां से मैं भी आती हूँ, वहां पे ये था कि कुछ यूनिवर्सिटीज में पेपर ही की कमी हो गई थी, इसलिए एग्जाम डिले हो गया था। तो क्या इससे बेरोजगारी कम हो? ठीक है, ठीक है, छोटा छोटा। मेरा ये सवाल है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें कि कोई भी जाता है तो वो धुल जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं बिहार में हो चाहे फिर महाराष्ट्र में सियासी गठबंधन। ये जेन्युइन आवाज है। अब टाइम खत्म हो रहा है, छोटा छोटा जवाब आप सबसे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब हिंदुस्तान को दिया था तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबको दिया था। 15 करोड़ किसानों को उनकी जमीन का अधिकार दिया, जो मोदी जी ने आते ही एक के बाद एक 3 अध्यादेश से छीन लिया। 15 करोड़ हमने किसानों को अधिकार देने के बाद 14 करोड़ काम चाहने वालों को मनरेगा का आपके अधिकार कितने सांसदों ने अपने क्षेत्र में हारने के बाद, क्योंकि 52 सीट आई, मेहनत किया 5 साल। सवाल ये है ना कि लोगों के बीच में रहकर अगर आप काम लोगों करेंगे के बीच में रहकर राहुल गांधी जी, सारी कांग्रेस पार्टी काम कर रही, देश बचाने की लड़ाई है। हाँ, हो सकता है वैचारिक मतभिन्नता हो, लेकिन बड़े कैनवास पर साथ काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, जो कहा गया धरातल पे काम करना चाहिए, भाव भंगिमा दिखाकर काम नहीं चलता है। जब 10 वर्ष वो अमेठी से सांसद रहे, उस 10 वर्ष में अमेठी के लिए कितनी बार मुद्दा उठाया। सरकार की, उनकी सरकार ऐसी थी कि राहुल गांधी की आंख की कनकी का एक इशारा किसी अध्यादेश को विड्रॉ कर सकता था, उसे आके पब्लिकली फाड़ने लगे। यह दर्शाता है कि चाहे सत्ता में रहें या प्रतिपक्ष में रहें, वो चिर युवा हैं और चिर व्याकुल भी हैं। इस कारण से वो देश की जनता के उस पल्स को नहीं समझ पा रहे हैं। ये उनके साथ सबसे बड़ी समस्या। चलिए, इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हल्ला बोल में आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए युवा थे, ज्यादातर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 10-15 को छोड़कर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।